तो गाइस लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था थ्री डायमेंशनल एरे की। ठीक है। एंड आपको समझ में आया है कि जब मेरे पास 3 लेयर में डेटा मौजूद होगा तो मैं उसको थ्री डायमेंशनल एरे में कैटेगराइज कर सकता हूँ। इससे क्या बेनिफिट होगा कि 3 लेयर का डेटा भी हम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब जो लॉजिक हमने आपको मल्टी डायमेंशनल का बताया 2D के लिए, 3D के लिए, वही लॉजिक अप्लाई करके आप 4D, 5D, 6D कभी डी जा सकते हो, कोई इसकी लिमिट नहीं। बट जनरली हमें भाई इतने कॉम्प्लेक्स मतलब इतना कॉम्प्लेक्स हमें ऐसे नीड पड़ती नहीं है। ठीक है, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आती है, तो बजाय हम एरे के हमारे पास और भी अल्टरनेटिव्स हैं, और भी तरीके हैं डेटा को कैटेगराइज़ वे में स्टोर करने का, हम उन तरीकों के पास चले जाते हैं। ठीक है, धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर आप कलेक्शन पढ़ोगे आगे चल के तो कलेक्शन में काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। तो मल्टी डायमेंशनल में 2D हुआ, 3D हुआ, जैग्ड हुआ, रेगुलर हुआ, यूज़र इनपुट हुआ, प्रोग्रामर इनपुट हुआ, ठीक है भाई सब। अब क्या किया जाए भाई 1D, 2D, 3D अरे हो गया। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई नॉन प्रिमिटिव एरे कैसे काम करता है। एक्चुअली जैसे भाई प्रिमिटिव एरे है वैसे ही नॉन प्रिमिटिव एरे है, लेकिन चूँकि नॉन प्रिमिटिव एरे की कोई बात नहीं करता तो इसलिए ज़रा थोड़ा-सा अजीब लग सकता है आप लोग को। हम ये जानते हैं कि अगर हम एरे बनाएँ इंट टाइप का, ठीक है? तो इसमें अगर हम इंट टाइप का एक एरे बनाएँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इस एरे में हम सिर्फ़ इंट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए एरे को होमोजीनियस बोला जाता है। लाइक 1, 2, ठीक है, समझ रहे हो? लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 टू 8 जो भी है। कोई आपसे अगर ये पूछ दे कि क्या मैं एक ऐसा एरे बना सकता हूँ, जिसमें मैं इंट भी रख पाऊँ, बूलियन भी रख पाऊँ, कैरेक्टर भी रख पाऊँ। तब मल्टीपल मल्टीपल टाइप का डेटा क्या मैं एक एरे में रख सकता हूँ? तो इसका जवाब भाई हाँ भी है और ना भी है, ठीक है? हाँ, इसलिए है कि देखो एरे होमोजीनियस होता है भाई, ये रूल नहीं बदल रहा है, ध्यान देना, वो एरे होमोजीनियस ही होता है, ठीक है? तो अगर एरे होमोजीनियस होता है, एरे एक ही डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, तो मैं 3 डेटा को एक एरे में कैसे रख सकता हूँ? ऐसे रख सकता हूँ कि अगर मैं इन 3 डेटा टाइप को किसी एक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दूँ, इन 3 डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दूँ किसी एक डेटा टाइप में, ऑब्वियसली वो नॉन प्रिमिटिव हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्या हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जिसमें एक इंट, एक बूलियन और एक चार वैल्यू हो? बताइए, हाँ सर। बना सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट मान लो उसका नाम है टेस्ट ऑब्जेक्ट। हम एक टेस्ट नाम की क्लास बनाएँगे, उसमें 3 फ़ील्ड बना देंगे, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट बूलियन कुछ भी, इज़ मैरिड, प्राइवेट चार जेंडर। तो जब हम टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएँगे, तो ऑब्जेक्ट बनाने के दौरान 3 वैल्यू भेजेंगे। तो ऑब्जेक्ट को स्टोर किसमें हम करेंगे? ऑब्जेक्ट को हम स्टोर करेंगे ऐसे कुछ, टेस्ट टी इज़ इक्वल टू न्यू टेस्ट और इसके कंस्ट्रक्टर से तीनों वैल्यू को पास। अब भाई मैं यहाँ पे 3 वैल्यू पास कर रहा हूँ, एक इंट, एक बूलियन और एक कैरेक्टर, और ये तीनों वैल्यू को हम रेफर कर रहे होते हैं एक रेफरेंस वेरिएबल। तो इस रेफरेंस वेरिएबल का जो टाइप होता है, वो एक नॉन प्रिमिटिव टाइप होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने 3 अलग-अलग टाइप को इनकैप्सुलेट कर दिया एक ही टाइप में, बोल सकते हैं ऐसा? हाँ सर। हाँ, 3 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को हमने इनकैप्सुलेट कर दिया एक ही टाइप में। एनकैप्सुलेशन यही तो होता था डेटा बाइंडिंग।
डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को हम क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट में बाँध देते थे। एंड उस ऑब्जेक्ट का एक टाइप होता था, वो क्लास का जो भी नाम होगा वही उसका टाइप हो जाएगा। तो अब मैं अगर एक एरे बनाऊँ इंट टाइप का नहीं, बूलियन टाइप का नहीं, चार टाइप का नहीं, एक मैं एरे बनाऊँ टेस्ट टाइप का, कुछ ऐसा टेस्ट अ, टेस्ट एरे, टेस्ट ARR ले लेते हैं इज़ इक्वल टू न्यू टेस्ट न्यू टेस्ट एरे की साइज़ देते हैं। इसका क्या मतलब है? ये जो एरे है ये जो एरे है इसमें हम क्या स्टोर कर सकते हैं? सर टेस्ट क्लास में जो जो मतलब फील्ड होगा डाटा होगा उसको हम स्टोर कर सकते हैं इसमें। मतलब अगर 5 साइज़ का एरे है तो मैं ऐसा करूँ कि एरे के 0th लोकेशन पे मैं डाल दूँ 14, एरे के फर्स्ट लोकेशन पे मैं डाल दूँ नहीं सर, फॉल्स, क्या ऐसा होगा? नहीं सर, टेस्ट का ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट स्टोर करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट स्टोर। तो इसका कतई ये मतलब नहीं होगा कि टेस्ट के जो अंदर है आप वो डालोगे, स्टिल ये दिस इज़ होमोजेनियस ओनली, स्टिल ये आपका होमोजेनियस ही है। लेकिन जो होमोजेनियस टाइप है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स आ सकते हैं बिकॉज़ इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसा करें कि एक एरे में मैं ऐसा करूँ कि एरे के 0th लोकेशन पे स्टोर करूँ एक ऑब्जेक्ट न्यू टेस्ट। तो जब मैं ऑब्जेक्ट स्टोर करूँगा, ऑब्वियस सी बात है कुछ वैल्यू भेजूँगा, जैसे इंट की वैल्यू भेज दिया 11, बूलियन की वैल्यू भेज दिया फॉल्स एंड कैरेक्टर की वैल्यू भेज दिया मान लो मेल फीमेल है तो एम, कुछ ऐसे। तो अब देखो मैंने एक एरे में 3-3 अलग-अलग टाइप की वैल्यू भेजी। लेकिन वो वैल्यू डायरेक्ट नहीं भेजी, उस वैल्यू को एनकैप्सुलेट करके एक ही टाइप में कन्वर्ट करके भेजा। तो जावा अपने डेफिनिशन को नहीं बदलती, जावा एक स्ट्रांगली ग्रामेटिकल लैंग्वेज है। जावा ने बोल दिया एरे होमोजीनियस है तो होमोजीनियस है। अब यहाँ पे आपकी समझ होनी चाहिए कि ये होमोजीनियस कैसे है? ये होमोजीनियस ऐसे है कि इस एरे में सिर्फ टेस्ट का ही ऑब्जेक्ट आ सकता है या टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट आ सकता है। मैं टेस्ट टाइप क्यों बोल रहा हूँ? टेस्ट की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आ सकता है इसमें, हाँ सर, आ सकता है। है ना? टेस्ट की चाइल्ड का आ सकता है क्योंकि वो भी टेस्ट टाइप की होगी। इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा है कि चाइल्ड अपने पैरेंट टाइप का होता ही है। तो टेस्ट की कोई सी भी चाइल्ड या टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आ सकता है। लेकिन अगर कोई सेपरेट बिल्कुल ऑब्जेक्ट हो, लाइक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर सकते। तो एरे कहाँ हेटेरोजीनियस हुआ है? एरे तो होमोजीनियस ही है। टेस्ट टाइप का एरे बना रहे हैं तो सिर्फ टेस्ट टाइप की वैल्यू जा रही। स्टूडेंट टाइप का एरे बनाएँगे तो सिर्फ स्टूडेंट टाइप की वैल्यू जाएगी। प्रिमिटिव में इंट टाइप का बनाएँगे तो सिर्फ प्रिमिटिव इंट आएगा। एरे होमोजीनियस ही होता है। लेकिन जब हम नॉन प्रिमिटिव एरे बनाते हैं, तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को, कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ को एनकैप्सुलेट करके एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम नॉन प्रिमिटिव एरे। आगे चल के ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इतना ज़रूरी इसलिए है बताना कि जब आप हाइबरनेट पढ़ोगे आगे चल के, जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वाली चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आएँगी। इसीलिए डे 1 से जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, वो सब रियल वर्ल्ड में काम आएगा। तो जब आप हाइबरनेट पे पढ़ोगे, हाइबरनेट, तो हाइबरनेट में जब आप डेटाबेस से डेटा रीड कर रहे होगे, तो वहाँ पे आपको डेटा एक जगह ऐसा आएगा जहाँ आपको डेटा मिलेगा ऑब्जेक्ट एरे। वहाँ पे यही नॉन प्रिमिटिव वाला गेम आपको फिर समझना है कि ऑब्जेक्ट एरे मतलब क्या ऑब्जेक्ट टाइप का एरे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो एरे इंट टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट, डबल सबका हो सकता है। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप का, ऑब्जेक्ट भी क्लास है, टेस्ट भी क्लास है, स्टूडेंट भी क्लास है। कि नॉन प्रिमिटिव टाइप का भी एरे पॉसिबल है, प्रिमिटिव का तो जान ही रहे हो। ठीक है? तो आओ इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, पहले सबसे पहले, ठीक है? फिर आगे बात करेंगे। तो नॉन प्रिमिटिव एरे बनाना है हमें, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ।
ये सब मैं हटा देता हूँ, का काम तो हो गया था। ठीक है? अब नॉन प्रिमिटिव एरे अगर आपको बनाना है तो वो किस टाइप का एरे बनाना है, पहले वो आपके पास वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट होने के लिए वो क्लास भी होना चाहिए, ठीक है? तो भाई मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉयी है, मैं एम्प्लॉयी टाइप का एक एरे बना के दिखाऊँगा। तो एम्प्लॉयी में आईडी है, ऐज है, ठीक है? एंड ये सब हटा देता हूँ मैं। यहाँ से ये सब हटा लेता हूँ, ठीक है? रिक्रिएट करवा लेंगे हम। ईआईडी एंड ईएज है, ठीक है? बाकी हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए एंड प्रिंट करने के लिए टू स्ट्रिंग। फिर गेटर सेटर की ज़रूरत है नहीं तो नहीं बना रहे हम, ठीक है? आप बना के रख भी सकते हो आप, ये हो गया। एंड देन क्या करते हैं तो इसको साइड में करते हैं, इसको नीचे ला अब हमें एक एरे बनाना है भाई एम्प्लॉयी टाइप का। एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, कंपाइलर खुद लगा देता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे एम्प्लॉयी एम्प्लॉयी अब यहाँ भी एरे का साइन लगा सकते हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ एम्प्लॉयी एरे कुछ इस तरीके से न्यू एम्प्लॉयी एरे ऑफ साइज़, ठीक है? अब ये एरर क्यों दे रहा है भाई? भाई बोल रहा है एम्प्लॉयी क्लास नहीं बनी हुई, तो बनाए सर क्या हुआ? ये दूसरी लॉन्च क्लास है यार ये। एक्चुअली ये वाली लॉन्च क्लास देखो किसकी है भाई, ये लॉन्च क्लास oops 6 की है। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना हमको। नहीं, 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 एरर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कई बार देखिए ऐसी गलती हम लोग से हो जाती है। हम हम प्रोजेक्ट दूसरे पैकेज में है। हाँ, नहीं, नहीं, सुन तो लो पहले। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोजेक्ट कुछ और खोले हुए होते हैं, लेकिन क्लास किसी दूसरे प्रोजेक्ट की खुली रहती है। अभी देखो वैसा ही हुआ है। ऐसे ये जनरल बहुत कॉमन चीज़ें सबके साथ होती है। आप भी जब कोड वगैरह करोगे तो ऐसी दिक्कत आ जाती है। अब देखो हमने क्या किया है, हम oops 6 के प्रोजेक्ट के लॉन्च में काम कर रहे हैं, जबकि हमारी एम्प्लॉयी है oops 7 के प्रोजेक्ट। पैकेज का नहीं, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का ही इश्यू है। तो इसको बस कॉपी कर लो एंड इसको बंद कर दो भाई। ये है आपकी लॉन्च क्लास oops 7 यहाँ देख लिया करो, यहाँ दिखता है। पैकेज का इसलिए इम्पोर्ट इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी लॉन्च और हमारी एम्प्लॉयी दोनों एक ही पैकेज में है। सेम पैकेज में इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, मालूम है ना आप लोग को? हाँ 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 सर। सेम पैकेज की क्लास को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जावा डॉट लैंग पैकेज की क्लास को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इस पे एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूँ, जैसे मान लो अगर आप ऐसे मैं आपको बोलूँ कि अ, अगर मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है स्ट्रिंग नाम की, ठीक है? क्या मैं स्ट्रिंग नाम की क्लास पहले बताओ बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? नहीं, नहीं सर, नहीं बना सकते। वो रिजर्व कीवर्ड है सर। स्ट्रिंग रिज़र्व सर कीवर्ड है, स्ट्रिंग कीवर्ड है। स्ट्रिंग नाम की क्लास ऑलरेडी अवेलेबल हाँ है सर। इसके अंदर अपने जावा में। ठीक है, अवेलेबल है। तो देखो इसका इसका मैं जवाब बताता हूँ। पहली बात तो इनका मैं पहले बोलूँ जो इन्होंने गलत बात बोला कि एक रिज़र्व वर्ड है। भाई देखो, अगर रिज़र्व वर्ड होता तो हमने आपको आइडेंटिफायर पढ़ाया था। हमने उसमें क्या बताया था कि आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड। तो अगर स्ट्रिंग हमारा एक रिज़र्व वर्ड होता, एक कीवर्ड होता, तो ये एज़ एन आइडेंटिफायर कभी यूज़ होता? क्लास का नाम आइडेंटिफायर होता है ना? कभी नहीं होता। किसी भी क्लास का नाम व्हाइल नहीं सुना होगा आपने लोअर केस में। किसी भी क्लास का नाम आपने इफ नहीं सुना होगा लोअर केस में। जो कीवर्ड रिज़र्व वर्ड होते हैं उस नाम की तो क्लास हो ही नहीं सकती। तो इस बात से तो पक्का हो गया कि स्ट्रिंग कोई रिज़र्व वर्ड नहीं है। दूसरी बात, ठीक है रिज़र्व वर्ड नहीं है लेकिन ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास है। तो ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास हमारे पैकेज में थोड़ी है, वो तो दूसरे पैकेज में है। रूल ये कहता है कि एक पैकेज के अंदर
एक नाम की 2 क्लास नहीं हो सकती। लेकिन क्या स्ट्रिंग हमारे पैकेज में है मेन में? नहीं। है, तो आप क्रिएट कर तो नहीं होगा। अब जैसे ही आपने ये स्ट्रिंग क्रिएट करी, अब मान लो मैं एक स्ट्रिंग तो आपने पढ़ा नहीं है। स्ट्रिंग तो हमने आपको पढ़ाया नहीं है ना अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बोलिए सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिखाते हैं जैसे ही हमने टू स्ट्रिंग तो पढ़ाया हमने। हाँ, कोई डाउट आ रहा है क्या? बोलो। सर वो क्वेश्चन तो कंप्लीट करिए ना। कौन सा क्वेश्चन? ये अभी आप जो पूछ रहे थे, ओके, वो जब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग तब लिंक कर सकते हैं। अभी आप ये हाँ, क्वेश्चन हाँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, कीजिए। कर रहा हूँ। आप बीच में ही रोक दिए ना, मैं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं स्ट्रिंग तो पढ़े नहीं तो कैसे एक्सप्लेन करूँ, फिर अचानक से मेरे दिमाग में आ गया। मैं समझाता हूँ आपको क्या है मसला। तो अब देखो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे बना दी। जैसे ही हमने स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई तुरंत यहाँ पे एरर आने लगा। आ रहा है? अब ये एरर क्यों आ रहा होगा बताओ? कोई तो रीज़न होगा ना? इसका हाँ सर, इसका जो मैंने रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दिया हुआ है सर, लेकिन हम स्ट्रिंग का क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी, हाँ, इसलिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट प्रेफ़रेंस दी जाएगी, वो अपने वाली क्लास को दी जाएगी, अपने पैकेज वाली क्लास को। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, वो वो स्ट्रिंग नहीं है जो कि हम लोग जो ये बेसिकली मतलब जो सेट ऑफ कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग नहीं है ये अब। अब ये कौन सा स्ट्रिंग बन गया? हमारी वाली क्लास वाली। एक बात ध्यान रखना कि 2 पॉइंट यहाँ पे है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ठीक है? एक अब सवाल आ ही गया तो अब मैं भी नॉन प्रिमिटिव पे आएँगे। एक सिंपल पॉइंट ये है कि एक जो स्ट्रिंग है, ये कोई रिज़र्व वर्ड नहीं है, नॉट अ रिज़र्व वर्ड पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ है कि वी कैन क्रिएट एनी एनी uh, we can create a class can create a class with any हम किसी भी नाम से भाई क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। अगर उस पैकेज में नहीं है तो चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे आप सिस्टम हो, चाहे लॉन्च हो, कुछ किसी भी नाम से वैलिड आइडेंटिफायर दे सकते हो। सर सर जो इंटीजर ऑब्जेक्ट होता है वो कर सकते हैं, जो कैपिटल आई जो लिखते हैं ना, सब कर प्रॉपर सकते क्लास। हैं। क्या बोला? आप किसी भी नाम की क्लास आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर अगर वो क्लास आपके मेन ऐप में नहीं है। तो जिस भी पैकेज में आप क्लास क्रिएट करना चाहते हो, उस पैकेज में बस ये देखा जाएगा कि उस नाम की क्लास पहले से तो नहीं है। तो स्ट्रिंग पहले से नहीं थी तो हमने क्रिएट कर लिया। अब जब भी हम किसी क्लास को क्रिएट करते हैं, ठीक है? एंड उसी पैकेज में किसी दूसरी जगह हम उसी नाम की क्लास को यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस लिया जाता है अपने पैकेज वाले को। यहाँ पे यहाँ पे जो ओवरराइड मेथड है, ओवरराइड मेथड का जो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, क्या ये हमारी क्लास का टाइप है या उस प्री डिफाइंड जावा लैंग वाली स्ट्रिंग की बात चल रही है? प्री डिफाइंड जावा लैंग्वेज पैकेज में चल हाँ, रही है, लेकिन इसमें हाँ, लेकिन यहाँ पे चूँकि आपने स्ट्रिंग बना दिया, तो भाई अब ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये प्रेफ़रेंस इसको लेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अब आपको वो क्लास भी इम्पोर्ट करनी पड़ेगी जो जावा लैंग में है। जावा डॉट लैंग डॉट जे तो ये कहना कि जावा डॉट लैंग पैकेज की क्लासेस को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता, ये हमेशा सही नहीं होगा। एक सूरत ऐसी भी है, एक सिनेरियो ऐसा भी है, जहाँ पे जावा लैंग की भी क्लास को आपको इम्पोर्ट करना पड़ सकता है। अगर जावा लैंग की क्लास के नाम की आपने क्लास अपने पैकेज में बना दिया और फिर अगर आप जावा लैंग की वही उसी नाम की क्लास को यूज़ करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे बिना इम्पोर्ट किए। समझ गए पूरा खेल? हाँ, कहिए। हाँ सर, समझ गया, पर मुझे एक पूछना था कि ये सवाल इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, राइट? राइट। पर ये तो मतलब लाइक बेसिकली ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है ना कि नहीं, ऐसा बेस्ट नाम प्रैक्टिस रखने नहीं है। का। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ। आप जब भी लेकिन आप आपको ये चीज़ दिखेगी आगे जैसे आप कई बार ऐसा होता है ना कि अ
कई बार ऐसा होता है कि जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हो, जैसे आप काम कर रहे हो हाइबरनेट जेपीए में, फिर हाइबरनेट की एक अपनी भी एपीआई है, आप कर रहे हो काम हाइबरनेट नेटिव एपीआई में, फिर आप कभी जेडीबीसी में काम कर रहे हो, कभी आप सर्वलेट में काम कर रहे हो। तो जब आप डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में काम करते हो, तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमें एक ही नाम की क्लास भाई हाइबरनेट से भी मिल रही होती है, सर्वलेट से भी मिल रही होती है, कहीं नेटिव से भी मिल रही होती है, मतलब एक ही नाम की क्लास भाई जब आप इंपोर्ट करने जाओगे ना, जैसे हमने लिखा भाई प्रॉपर्टी, तो आप देखोगे अरे प्रॉपर्टी तो इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो उस दौरान फिर आपको भाई ध्यान देना होगा कि हम कहाँ से इंपोर्ट करें। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्योंकि भाई कितने सारे यूनिक नाम कहाँ से लाया जाए? ये भी तो है। तो बहुत बार ऐसे तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई नाम आप ऐसा रखें कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन हो ही जाता है। अभी आगे आप देखोगे प्रैक्टिकली हम लोग आगे कोड लिख रहे होंगे, मैं जब जैसे ही कोई क्लास का नाम लिख के कंट्रोल स्पेस करूँगा, सजेशन में एक ही क्लास का नाम जावा एंटरप्राइज़ से भी मिल रहा होगा, वही क्लास का नाम स्प्रिंग से भी मिल रहा होगा। अब हमें वहाँ देखना है कि भाई मेरे को ये क्लास कहाँ से उठानी है। समझ रहे हो ना बात? ऐसा हो जाता है। हालाँकि जब आप कोड लिख रहे हो तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि लैंग-वैंग पैकेज की जो क्लासेस हैं या यूटिल की जो क्लासेस हैं, उन नाम से आप बचें। उन नाम से आपको बचना चाहिए। लेकिन नेम आप ये सोचोगे कि नेम कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। इवन जो बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ बनाई गई हैं, जो बड़े-बड़े डेवलपर्स ने कोड लिखे हैं, उनके ही नाम कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी आपको कि अगर कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट करे, तो आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अब इम्पोर्ट करने का ये भी तरीका है, आप वहीं लिख दो जावा लैंग या डिफरेंट जगह स्ट्रिंग यूज़ हुआ है, तो हर जगह जावा डॉट लैंग लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर इम्पोर्ट कर दो। ऊपर चलो हम लोग बात कुछ और कर रहे थे और बात कहीं और चली गई, तो पहले मैं इसको डिलीट देखो लाइव बैच का देखो यही फ़ायदा होता है। लाइव बैच में ऐसा होता है ना कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। अभी रिकॉर्डेड सेशन मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो निरंजन जी बोले थे, "अरे सर इतने सस्ते में क्यों दे रहे हैं?" भाई रिकॉर्डेड पता है, मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, रिकॉर्डेड कोर्स जो मैं दूँगा ना 157, 185 लेक्चर जो भी है, आपको क्या लगता है 100 लोग भी लेंगे तो कितने पूरा देख पाएँगे? 10 लोग ही हार्डली सर इसके ऊपर कंप्लीट कर पाएंगे सर। शायद ही 10 लोग भी कर पाएँ पूरा, पूरा नहीं होता यार। वो पड़ा ही रहता है, वो पढ़े, एक समय ऐसा लगता है अरे यार स्पेस खा रहा है, उसको डिलीट मार दो। मेरे दोस्त लोग थे, मतलब मैं क्रिएटर का नाम नहीं लूँगा, तब अच्छे-अच्छे गेट के कोर्सेज़ पढ़े थे उनके। पुराना टाइम बता रहा हूँ मैं 2018-18 की बात है। अच्छे-अच्छे क्रिएटर्स का गेट के कोर्स पढ़े हैं, इतने कीमती कोर्स पढ़े थे कि वो देते नहीं थे भाई। अरे भाई हमें भी दे ज़रा हम भी देखेंगे। अरे नहीं भाई वो ज़रा ऐसा-ऐसा है, मतलब वो दे सकते थे, देते नहीं थे क्योंकि भाई उनने बड़ा मुश्किल से कहीं से लिया है तो वो चाहते थे कि हम किसी को शेयर ना करें। ना गेट निकला, ना कभी वो कोर्स देखें, लैपटॉप खराब हो गए, 2-2 लैपटॉप खराब हो गया, तीसरा चल रहा है। कहाँ गया कोर्स? अरे भाई वो सब तो चला गया। गूगल ड्राइव पे 15 जीबी है, आज अपलोड करोगे 2 साल 3 साल बाद आपका गूगल ड्राइव भरने लग जाएगा, वो भी डिलीट मार दोगे। तो नहीं होता वो। लाइव में जो चीज़ें आपको कंटेंट डिलीवर हो जाएगा, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगा, जो इंटरेक्शन हमारा आपका हो जाएगा ना, वो कहाँ रिकॉर्डेड में होगा। रिकॉर्डेड में यही सब चीज़ें आपको बोर मारेगी। हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, रिकॉर्डेड में ये बोर हाँ मारेगा। सर। सर हाँ सर, आपको जो रिकॉर्डिंग है ना, हम देखते तो बोर लगता है, लेकिन आपको ये जो 1 घंटे क्लास कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता सर। इसीलिए मज़ा भी रिकॉर्ड आता है। हाँ, इसीलिए रिकॉर्डेड कोर्स में अक्सर क्रिएटर्स ये कोशिश करते हैं कि भाई छोटे से छोटे में निपटा दो। एक टॉपिक है भाई उसको 15 से 20 मिनट में खत्म कर दो क्योंकि ज़्यादा लंबा करोगे तो ऑडियंस नहीं देखेगी। लाइव में ऐसा नहीं होता, लाइव में आप 2 घंटे सेशन लो, मज़ा आता है। क्योंकि आप बोलते हो ना, आप इंटरैक्ट करते हो, ये बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट है। खैर तो आओ हम लोग चलते हैं अपना नॉन प्रिमिटिव पे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे भाई क्या किया एम्प्लॉयी नाम की क्लास बना दी और हमने एम्प्लॉयी टाइप का एरे बना दिया। ये बड़े कमाल की चीज़ है भाई कि हम नॉन प्रिमिटिव एरे बना पा रहे हैं। अब इसमें हम क्या स्टोर कर सकते हैं, ध्यान देना नॉन प्रिमिटिव एरे में मैं जिस टाइप का एरे बनाया हूँ उस टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर करूँगा। या उसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, उस टाइप का मतलब समझ रहे हो उसका या उसके चाइल्ड का। तो आओ स्टोर करते हैं। तो एरे ऑफ 0 में मैं एक ऑब्जेक्ट डालूँगा। इसको मैं लूप वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? आप उसको डायनामिक कर लेना।
एंड न्यू एम्प्लॉय। अच्छा, डायनेमिक कैसे करोगे यार इसको, ज़रा बताओगे? अगर इसमें हम लूप लगाते भी हैं 5 साइज़ का, अगर मैं ऐसा करूँ, सपोज़ दैट कि अगर मैं ऐसा करूँ अ, चलो पहले ख़ैर ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? अननेसेसरी क्यों कॉम्प्लेक्स करना। तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू डालना है, आईडी डाला और एज डाला, 11-18 डाला हमने, ठीक है? अरे ऑफ 0 पे, देन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, ठीक है? 11, 12, 13, 14, ये हमने कर लिया भाई, 18, 19, 20, 30, ये हमने भाई 5 ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया। अब ये पाँचों ऑब्जेक्ट हमारे एरे में, अब आप देख पा रहे हो कि भाई अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा, मुझे चेंज करना चाहिए था ना यार ये, एक एक और बढ़ा देते हैं, कोई एक हम भाई कैर ले लेते हैं, ठीक है? कैर जेंडर, ठीक है? यहाँ पे हमें भाई कंस्ट्रक्टर में भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कर लेंगे कैर जेंडर, एंड देन दिस डॉट जेंडर इज इक्वल, ये हमारा हो गया। एंड टू स्ट्रिंग को मैं रिक्रिएट करवा लेता हूँ, जनरेट टू, ठीक है? तो ये सिंपल है हमारा, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे आप भाई यहाँ एक कैर भी वैल्यू कर दें, हमने मेल ऐड कर दिया, इस तरह आप सर पहले जेंडर देना पड़ेगा ना, तो चलेगा सर कुछ नहीं। पहले जेंडर क्यों, जेंडर लास्ट में है ना? हाँ नहीं, मैं पहले इनिशियलाइज सीक्वेंशियल, सीक्वेंस मैटर करता है, लेकिन सीक्वेंस कंस्ट्रक्टर का मैटर करेगा, इसका नहीं। ये तो आगे पीछे हो सकता है, इसका सीक्वेंस करेगा, जैसे-जैसे सीक्वेंस आपने दिया है, वैसे ही वैल्यू डालें, ठीक है? तो ये एक आक एफ कर लेते हैं हम, एफ कर, एंड नाउ अब हम चेक करते हैं कि क्या ये मेरी वैल्यू स्टोर हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी। मैं इस एरे को इटरेट करूँगा, इटरेट करने के लिए हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। फॉर ईच लूप में 2 चीज़ें बताते हैं कि निकालना कहाँ से है, एआरआर से। मिलेगा क्या? एरे में से क्या मिलेगा? एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट। ऑटोमैटिकली आपका एक-एक एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट इस ईएमपी में आके स्टोर होगा, एंड देन मैं अगर ईएमपी को प्रिंट करूँगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग से प्रिंट हो जाएगा। ईएमपी, सिंपल, है ना? ईज़ी। हाँ सर। एरे में इस तरीके से भाई आप डिफरेंट वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ये मत बोल देना यार कि एरे हमारा हेटेरोजीनियस होता है। स्टिल एरे हमारा होमोजीनियस, ठीक है? ये था भाई नॉन प्रिमिटिव एरे। इसी तरह नॉन प्रिमिटिव आप 2D एरे भी बना सकते हो, है ना? सर इसको डायनेमिक के लिए कैसे प्रिंट करेंगे? डायनेमिक, सर डायनामिक के लिए हम अगर फॉर लूप लगाएंगे और इंट आई से अगर इटरेट करके हमको स्कैनर थ्रू वैल्यूज लेना पड़ेगा, राइट? करेक्ट, और एक एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक 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 ये वाले मैं कर दूँ क्या? अगर डाउट है तो सर कर हम देते कर हैं। देते हैं। ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो बताना, हम कर देंगे। हाँ, लूप लगा ठीक है करके, सर, आप करके बता हाँ, दें। हाँ, ठीक है, इस ठीक है। स्कैनर से वैल्यू इंसर्ट कर, तो ये था हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया आपका, ठीक है? अब इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप इसको 2D एरे भी बना सकते हो, आप इसको 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कलेक्शन वगैरह जब आप देखोगे ना, तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या डाला है, हमने एक नॉन प्रिमिटिव एरे के अंदर प्रिमिटिव वैल्यूज़ डाली है। मतलब नॉन प्रिमिटिव एरे के अंदर बेसिकली हमने नॉन प्रिमिटिव ही डाला है, हमने एम्प्लॉयी के अंदर एम्प्लॉयी का ऑब्जेक्ट डाला है। लेकिन एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, प्रिमिटिव वैल्यूज़। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि
इसमें हम एक नॉन प्रिमिटिव बना दें, हैज़ अ रिलेशनशिप कर दें, एसोसिएशन। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ होता, प्राइवेट अकाउंट, इसको डील कर लोगे आप लोग? हाँ सर। है ना? तो ऐसा भी पॉसिबल है, मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक-एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंपल, अलग-अलग, अलग-अलग। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक अगर नॉन प्रिमिटिव एरे बना रहे हो तो उस नॉन प्रिमिटिव में सारी प्रिमिटिव वैल्यू ही होंगी। अरे भाई, नॉन प्रिमिटिव एरे है एंड नॉन प्रिमिटिव एरे के अंदर जो डेटा बाइंडेड है, उसमें हो सकता है कि कोई नॉन प्रिमिटिव चीज़ बाउंड है, जिसमें एसोसिएशन भी पॉसिबल है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं, वो आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, जावा अपना रूल नहीं बदलेगी, अगर एसोसिएशन होता है, तो यहाँ भी एसोसिएशन काम करेगा। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट की चीज़ें करके देख लेना, ऐसे एज़ सच नीड तो नहीं पड़ती हमें, अगर कभी पड़ी तो हम आगे यूज़ करेंगे। देन अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि एरे को पास कैसे किया जाए? हाउ टू पास। एक मेथड में आपने एरे बनाया, आपको दूसरे मेथड में वो एरे भेजना है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं इसी में बताता हूँ आपको। जैसे सपोज़ कि आपने यहाँ पे एक सिंपल एरे में बना ही देता हूँ, इंट ARR इज़ इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है? और यहाँ मैंने किया 1 1, ठीक है? इसमें न्यू इंट आप हटा सकते हो, है ना? मालूम है ना आपको? हाँ सर, हटा सकते हैं, ऑप्शनल है। तो ये एरे है मेरा। अब इस एरे को भाई मेरे पास एक क्लास है, मेरे पास एक मान लो एक क्लास है टेस्ट नाम, ठीक है? अब टेस्ट नाम की क्लास के पास एक मेथड है जो एरे को प्रिंट करता है। मतलब मैंने पहले से एक बार लॉजिक लिख करके रख दिया कि भाई तुमको सिर्फ़ एरे को प्रिंट करना है, ठीक है? तो लॉजिक कैसा है भाई, इसके पास लॉजिक ऐसा है, पब्लिक वॉइड प्रिंट ARR के पास एक एरे अगर आता है, मान लो इंट टाइप का, ठीक है? इंट टाइप का अगर एरे आता है इसके पास, तो ये क्या कर सकता है, उस इंट टाइप के एरे को प्रिंट कर सकता है, ये इसकी खासियत, ठीक है? तो अगर इसको प्रिंट करवाना है हमें, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा दूँगा और मिलेगा मुझे इंट एलिमेंट, निकालना कहाँ से है, ARR से, कंसिस्ट आउट। ये बड़ा अच्छा है फॉर ईच लूप, जब भी आपको प्रिंट करना हो ना सिंपल, तब इसका यूज़ करें। अब इस तरीके से आपने लॉजिक तो बना दिया भाई, एक मेथड बना दिया कि ये अगर जब भी मैं इसमें इंटीजर एरे आएगा, तो इस तरह से प्रिंट किया जाएगा। मतलब आप प्रिंटिंग का लॉजिक एक बार बना के उसको n नंबर ऑफ टाइम्स रीयूज़ कर सकते हैं। भेजना है तो आप देख लो भाई, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक मेथड है, न्यू न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। करेक्ट, भेज देंगे एरे, सिंपल। इस तरीके से हम एरे को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। यहाँ पे हमने एरे क्रिएट करके पास किया है। अगर इसका उल्टा हो जाए, हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो मुझे एरे बना करके देता है। कितने साइज़ का? जितने साइज़ हम बोले उतने साइज़ का बना के देता है। जैसे हमने बोल दिया भाई कि एक साइज़ दूँ, तो मैं ऐसा मेथड बना रहा हूँ जो मुझे एरे बना करके दे, गेट एरे मैंने इसका नाम दे दिया। मैं इसको एरर 5, रिटर्न करेगा ना सर। हाँ, मैं इसको 5 दूँगा तो ये 5 साइज़ का एरे देगा, मैं इसको 10 रिटर्न करूँगा तो ये 10 साइज़ का एरे देगा। ठीक है, तो आप एरे भी रिटर्न करवा सकते हैं। एरे रिटर्न करवाने के लिए आप इंट ARR ब्रैकेट लगा के, ठीक है, ब्रैकेट इज़ इक्वल टू न्यू इंट एंड देन ये साइज़ पास कर, ठीक है, एंड यहाँ से आप कर सकते हैं रिटर्न ARR। अच्छा, रिटर्न टाइप एरे है, तो वॉइड की जगह क्या लिखेंगे? सर सर इंट और ब्रैकेट लिखेंगे। इंट ब्रैकेट, है ना? ARR नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई ये तो नाम है, टाइप है इंटीजर एरे, इंटीजर एरे। इस तरीके से अगर मैं ये वाला, इंटीजर लिखेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे। क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, इंटीजर होगा तो इंटीजर लिखेंगे, स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग, कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर ऐसे लिखेंगे। करेक्ट, जो भी एरे का आपका टाइप है आप वो लिख देंगे। आइए इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है? और अब मैं
न्यू टेस्ट डॉट गेट एरे चलाता हूँ एंड मैंने मान लो 10 साइज़ दे दिया या 5 साइज़ दे दिया। तो जैसे ही मैंने 5 साइज़ दिया तो मुझे 5 साइज़ का एक एरे मिलेगा एंड मैं उस एरे को प्रिंट करके देखूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी? सर उसमें जीरो जीरो होगा, सही नहीं 0 चलेगा। मिलेगा, करेक्ट। ठीक है? तो इस तरह से आप ऐसा मेथड बना भी सकते हो जो भाई आपको एरे बना कर के दे। या अगर आपके पास भाई वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी तो आप वैल्यूज़ वाला भी एरे रिटर्न कर सकते हो। एक्चुअली वैल्यू तो है ही ना भाई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो इसमें है ही है ना। तो आप चाहो तो इसमें वैल्यू भर के रिटर्न कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक कांसेप्ट आता है एनोनिमस एरे का। एक कांसेप्ट आता है, पूछ सकता है कभी, ये सब चीज़ें तो उतनी पूछी नहीं जा रही हैं आजकल, लेकिन अपने तौर पे भाई सॉलिड रहना चाहिए, ठीक है? तो एक कांसेप्ट होता है एनोनिमस, ठीक है? सही है ना? एनोनिमस एरे एक ऐसा एरे होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, नो नेम, इसका नाम नहीं होता है। वही नाम जिसका नहीं होता है तो ये एरे का तो नाम ARR है। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं ये ना लिखूँ, ये ना लिख कर के मैं लिख दूँ रिटर्न न्यू एंड एंड यहाँ पास कर दूँ साइज़। तो आप देखेंगे कि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न किया तो इसका कोई नाम नहीं है। नामकरण हो रहा है इसका यहाँ पे हो रहा है। यहाँ से जो एरे रिटर्न किया गया, उसका कोई नाम नहीं है। ऐसे एरे को हम लोग बोलते हैं एनोनिमस। ठीक है? तो जब आपको मान लीजिए किसी मेथड से आपको सिर्फ़ एरे लेना है, नाम तो आप यहाँ पे दे रहे हो, तो इसकी कोई कोई वजह ही नहीं थी कि हम यहाँ पे ARR नाम दें। अगर यहाँ पे ARR नाम दे रहे हो और यहाँ PRR दे रहे हो, तो कोड में एरर आ जाता या चल जाता? चल जाता सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नाम का तो कोई मतलब ही नहीं निकला ना फिर। नाम तब दिया जाता जब इस ARR वेरिएबल से हम एरे में कोई ऑपरेशन कर रहे होते। जब ऑपरेशन ही नहीं करना है, तो हम क्यों नाम दें? सीधा आप एनोनिमस एरे का यूज़ करके आप एरे को रिटर्न कर लें एंड आपका काम सिंपल। ठीक है? तो इस तरीके से भाई हम एरे को समझते हैं। तो ये हाँ, हम लोगों ने पूरा एरे यहाँ तक समाप्त किया। ठीक है? 1D, 2D, 3D एनोनिमस एरे, एरे को पास करना एंड नॉन प्रिमिटिव एरे भी हमारा यहाँ पे। एक बात याद रखेंगे आप हमेशा, एरे की जो प्रॉपर्टीज़, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ध्यान रखिएगा कि एरे रीसाइज़ेबल नहीं होता। ठीक है? रन टाइम पे रीसाइज़ेबल नहीं होता। एरे होमोजीनियस होता है। एरे कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन को यूज़ करता है। एरे इंडेक्स बेस्ड होता है। एरे में इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3 इस तरह से। एरे कैन बी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव एंड इंटरनली एरे इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो ये जो 6 पॉइंट 5-6 पॉइंट हमने बताए, इसको बस ध्यान में रखिएगा, तो बाकी तो फिर प्रैक्टिस वाली चीज़ें कवर। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसकी ज़रा बात कर लें। ठीक, सर क्वेश्चन की लिस्ट तो हालाँकि मैं आपको दूँ। हाँ, बोलिए? सर एरे जो एक ऑब्जेक्ट है सर, उसका मतलब क्लास का नाम क्या होगा? एरे होगा। बेसिकली देखिए, क्या होता है ना कि एरे में एज़ सच एरे की कोई क्लास नहीं बनाई गई है। एज़ सच एरे एरे एरेज़ नाम की क्लास है, लेकिन जब हम एरे एक बनाते हैं ना, जैसे हमने बनाया भाई ARR एरे, तो एज़ सच इसकी कोई क्लास नहीं है ना। एरे की कोई ऐसी क्लास नहीं होती। बेसिकली क्या होता है कि जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो इस तरीके से, जब आपने बनाया टेस्ट ARR, तो वो टेस्ट नाम का एरे बना देता है। जिस नाम का आप जिस टाइप का दोगे, उस टाइप का एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एरे थोड़ा-सा अलग वर्किंग है एरे की। जैसे हम लोग जो मैनुअली क्लासेस बनाते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एरे का जो ब्लूप्रिंट है वो डिफाइंड है। आपको एक एम्प्लॉयी का डेटा स्टोर करना है, तो क्या ये डिफाइंड है कि एम्प्लॉयी का डेटा कैसे होगा? कुछ नहीं पता है भाई। नहीं, हम कॉल कर कुछ सकते डिफाइंड नहीं है। लेकिन एरे तो डिफाइंड है ना कि एरे भाई कॉन्टिग्युअस होगा। अगर आपने इंट बोल दिया तो मतलब सारे इंट होंगे, सारे में इंडेक्सिंग होगी, ठीक है? लेंथ कैसे निकलेगी? एक ही तरीका है।
तो एरे के जो कह सकते हो कि जो एरे का स्ट्रक्चर है ना वो डिफाइंड होता है। इसीलिए एरे की क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने एक एरे बनाया सिंपल, तो उसका एज़ इट इज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्लास हम तब बनाते हैं जब हमें कोई ब्लूप्रिंट बनाना होता है। एरे का ब्लूप्रिंट तो प्री डिफाइंड है। हम डिफाइन थोड़ी करते हाँ हैं कि सर। भाई, है ना? हम डिफाइन नहीं करते हैं कि एरे कॉन्टिग्यूअस होगा, एरे में भाई ये एलिमेंट होंगे। भाई एरे तो पहले से डिफाइंड है कि भाई होमोजीनियस ही होगा। दैट इज़ भाई। हाँ, एरेज़ नाम की क्लास है। मैं आपको बता दूँ, एरेज़ नाम की क्लास है। ये आपको मिल जाएगा इसमें। इसकी बात वैसे हम लोग कलेक्शन में करते हैं। एरेज़ देखो, एरेज़। ये एरे नहीं है अपना, ये दूसरा है, एरेज़ नाम की क्लास। तो ये थोड़ा-सा अलग है, एरेज़ नाम की क्लास। इस पे हम लोग बात करेंगे। सर हाँ, बोलिए। एरे अगर मतलब क्लास नहीं जो मतलब एरे को यूज करके मतलब एरे का जो लेंथ फाइंड आउट करते हैं वो कैसे मतलब आता है सर? बेसिकली क्या है कि वो कौन जब जब आप एरे क्रिएट करते हो, लेंथ अच्छा लेंथ के बारे में बता दूँ, लेंथ कोई मेथड नहीं है। मैं यहाँ पे अगर अगर प्रॉपर्टी आप प्रॉपर्टी है? हाँ, लेंथ एक प्रॉपर्टी है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या उसकी एक प्रॉपर्टी स्टोर नहीं हो सकती? थी, लेंथ। अब इस पे आप क्लिक करो, देखो कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं खुल रहा है, कुछ नहीं खुल रहा है देखो। जैसे मैं इसको स्टोर कर लूँ इंट k इज़ इक्वल, ठीक है? अब ये कोई डॉक नहीं खुल रहा, क्योंकि एक्चुअल में भाई कोई ऐसी क्लास नहीं है। जब एरे क्रिएट होता है, तो जो भी एरे की आपकी लेंथ होती है, वो एक प्रॉपर्टी भी हीप मेमोरी में क्रिएट होती है, लेंथ नाम की, जिसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रहे ये फाइनल होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। वहीं अगर मैं आपको दिखाऊँ जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आपको मैं मेरे पास एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। एक एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक स्ट्रिंग मैं बना रहा हूँ, ठीक है? स्ट्रिंग नाम की क्लास है बाकायदा। स्ट्रिंग k इज़ इक्वल टू हेलो, ठीक है? ये मैंने लिखा। अब मैं k की लेंथ निकालूँ, अच्छा k यहाँ पे 2 बार हो रहा है तो मैं p कर लेता हूँ, ठीक है? एंड मैं सिस आउट करूँ p डॉट लेंथ, p डॉट लेंथ। ये जो लेंथ है ना ये मेथड है, इस पे आप जाओगे तो बाकायदा देखो ये स्ट्रिंग नाम की क्लास है और आपको पूरा मेथड दिखेगा। लेकिन एरे में ऐसा नहीं। समझ रहे बात ना? हाँ सर हाँ। ठीक है, सबको क्लियर है? भाई? सर हाँ सर एक डाउट है। हाँ, जैसे सर हम एरे को मतलब देखो सर उसका सिंटैक्स है ना इंट एरे इज इक्वल्स टू न्यू मतलब न्यू जो क्लास यूज करते हैं स्ट्रिंग को ऐसे मतलब इनिशियलाइज और डिक्लेयर ऐसे नहीं करते हैं डायरेक्ट मतलब म्यूट कर लें, आपके साइड नॉइज़ बहुत है। कहाँ बैठे हो ये तो पहले? सर रूम पे ही बैठा हूँ सर एयरफोन पे यूज किया बोलो ना कि भैया थोड़ा क्लास-व्लास चल रही है, थोड़ा-सा स्ट्रिंग का मामला बिल्कुल अलग है। स्ट्रिंग भी इंटरनली ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन स्ट्रिंग अब स्ट्रिंग में क्या होता है ना कि स्ट्रिंग बेसिकली लिटरल्स का यूज़ करता है। अब स्ट्रिंग की बात अभी क्या ही करें, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कर लेंगे, ठीक है ना? है उसमें लिटरल आएगा, कांस्टेंट पुल आएगा, नॉन उसमें भी न्यू यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी न्यू यूज़ करेंगे, विदाउट न्यू भी हम क्रिएट करेंगे, तो वो हम बात स्ट्रिंग में कर लेंगे, फिर वो टॉपिक हट जाएगा। ध्यान रखना कि एरे जो हम बनाते हैं ना, इस एरे की कोई क्लास नहीं होती, है ना? एरे की कोई क्लास नहीं होती। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये डायरेक्ट चूँकि ब्लूप्रिंट पहले से डिफाइंड है, तो डायरेक्ट ये सारी वैल्यूज़ हीप में एज़ एन ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाती है। चलो ये समझ गए आप, ठीक है, इतनी बात हो गई। तो हाँ, मैं क्वेश्चन दिखाने वाला था कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन वैसे मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूँगा, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे दूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो सवाल मैं ईज़ी लेवल के क्वेश्चन अभी लेकर के आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा पूछा जाता है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, स्पेलिंग में भाई देखो क्वेश्चन ऐसा है ना कि डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा आपसे कि भाई एक एक ऐसा है और ऐसा-ऐसा कर दो। भाई आपको एक स्टोरी दी जाएगी, आपको लंबा-चौड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको सवाल तो पहले समझना है फिर करना है। पहले क्या होता था ना कि सवाल समझा दिया जाता था कि देखो तुम्हें भाई एक ये है, स्ट्रिंग है,
को तुम्हें आधा कट करना है, आधी बची हुई स्ट्रिंग को रिवर्स करना है और रिवर्स करके फिर तुम्हें ये देखना है कि उसमें कोई कैरेक्टर मान लो वोवेल्स की लोकेशन क्या है, ऐसा मान लो पूछा गया। तो आपको तो पता चल गया आपको करना क्या है कि हाँ भाई एक स्ट्रिंग है उसको आधा कट करना है, फिर उसको उल्टा करना है, फिर वोवेल्स की लोकेशन देखना है, आपको पता चल गया करना क्या है। ये वाले जो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसका ट्रेंड अब थोड़ा कम हो रहा है। अब ट्रेंड चल रहा है भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का। इसमें भाई क्या करना है ये पूरी एक कहानी होती है। वो पूरी कहानी से समझो भाई करना क्या है। जैसे यहाँ पे नील सरदेसाई ओन्स किडियो कॉर्प अ शॉप फॉर किड्स एक्सेसरीज, मतलब खिलौने की भाई दुकान, किड्स एक्सेसरीज की दुकान है। एंड यहाँ पे क्या है, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ आइटम विथ एन आईडी नंबर एसोसिएटेड विद देम एज फॉलो, मतलब शॉप में 2 कैटेगरी के आइटम हैं, खिलौने हैं या एक्सेसरीज जो भी कह लो। 2 तरह के आइटम हैं, ठीक है? एंड दोनों में भाई जो भी आइटम्स हैं, 2 तरह के आइटम्स हैं और उनमें हर आइटम में एक आईडी लिखी हुई है। अब आईडी कैसी है आगे बताया जा रहा है। इफ द फर्स्ट डिजिट इन द आईडी इज़ 1 देन द आइटम कॉस्ट इज़ 50। अगर आईडी 1 से शुरू हुई तो ₹50 और इफ द फर्स्ट डिजिट इन द आईडी इज़ 2 देन द आइटम कॉस्ट इज़ 100। समझ गए? तो भाई अगर 1 से शुरू होने वाला है तो ₹50 है, 2 से शुरू होने वाला है तो ₹100। देन बोला गया ही ऑल्सो प्रोवाइड्स अ डिस्काउंट, दुकानदार जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करता है 10% अगर कोई टोटल परचेज़ कॉस्ट, अगर टोटल भाई 5000 से ज़्यादा का खरीद, ठीक है? अब भाई बताया गया गिवन द आइटम आईडी एंड द नंबर ऑफ आइटम, आपको भाई आइटम, आपको आईडी दी गई है, ठीक है? एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दिया गया है, नंबर ऑफ आइटम भी दिया गया है एंड डिस्प्ले द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर, आपको डिस्प्ले करना है कि भाई वो बंदा कितना पे करेगा। अब आपको ये पढ़ लिया, थोड़ा एग्ज़ाम्पल भी देख लो समझ में आ जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल 1 यहाँ पे है कि एक आईडी है, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है? और 12 क्या है? 12 है भाई आपका नंबर ऑफ आइटम, यहाँ लिखा है देखो इनपुट सिंगल लाइन कंटेनिंग आइटम आईडी फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ आइटम। ये एक्चुअली स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ अभी स्ट्रिंग नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है? तो सिंगल लाइन कंटेनिंग आइटम आईडी फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ आइटम, जैसे एक सिंगल लाइन है जिसमें आईडी है एंड फॉलोड बाय नंबर ऑफ आइटम है। बोथ वैल्यूज मस्ट बी गिवन अ स्पेस सेपरेटेड, दोनों में एक स्पेस होना चाहिए, एक ही स्पेस सेपरेट। आउटपुट क्या है? सिंगल इंटीजर डिस्प्लेइंग द टोटल अमाउंट टू बी पेड। अब ज़ाहिर सी बात है भाई, 1 से शुरू होने वाली आईडी है, ये खिलौने का प्राइस कितना होगा? ₹50। 50 खरीदा कितना है? 12 12 पीस खरीदा, 12 पचे 60, 600, सीधा आउटपुट 600 आ गया। हाँ, कहिए, हाँ सर, बोलिए। जैसे आपने बोला ये स्ट्रिंग का ही क्वेश्चन है, राइट? मतलब वो जो हमको दिया है आइटम का आईडी, उसको अगर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, उसका फर्स्ट कैरेक्टर उठाया और वो चेक किया 1 है तो मल्टीप्लाइड बाय जो वैल्यूज लिया है उनको मल्टीप्लाइड बाय हमको 50 करना पड़ेगा। अगर 2 है तो जो आइटम्स थे उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, बराबर ना? क्योंकि इंटीजर वगैरह में हम स्पेस सेपरेटेड नहीं ले सकते ना। तो सर इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, स्ट्रिंग क्यों करें? हाँ, मतलब वही है, स्ट्रिंग का क्वेश्चन है ये बेसिकली। आप इसको भाई कैसे भी कर लो यार, कैरेक्टर एरे में करो चाहे उसके बिना भी हो जाएगा। स्प्लिट कर दो यहाँ से और स्प्लिट कर दो, चेक कर लो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई आइटम दाम पता ही है ₹50 और बाकी ये 12 इधर से मिल ही रहा है। तो कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करोगे तो ये भी हो जाएगा, लेकिन क्यों एरे में कन्वर्ट करना, हो तो खुद-मुख का एक एरे बना हाँ हाँ ना, उसके ही हो जाएगा। ख़ैर जैसे भाई आपको दिमाग लग जाए, हम तो यही कहते हैं भाई, क्योंकि देखो अभी आप क्योंकि अ, लर्निंग फ़ेज़ में हो, आपको ब्रूट फ़ोर्स मेथड अप्लाई करना है। आप भाई अ, बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ मत जाओ। बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ आपको कब जाना है? जब आपका ब्रूट फ़ोर्स मेथड भाई मास्टर हो जाए। आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप जुगाड़ पानी लगा के कैसे भी करके कर दो। है ना? कहिए।
हाँ सर, अगर हमको वो इंटीजर थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो अप्रोच लेना पड़ेगा कि हमको मॉड्यूलस निकालने का, अगर हाँ, वैल्यू हाँ, हाँ। वो वाला ना? करेक्ट, करेक्ट। तो हम इसको वही बोले कि इसको हम सेपरेट कर देंगे। इसको हम एक एक ऐसा कर देंगे भाई 3 इन 2 1 इनपुट है, 2 इनपुट ले लेते हैं। एक इनपुट 1 कर लेते हैं, थोड़ा-सा मैं चेंज कर दें, अभी स्ट्रिंग नहीं पढ़े हैं तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम इनपुट 2 कर लेते हैं। अब इसमें ऐसा हो गया कि इनपुट 1 है भाई कि आईडी कैसी है, इनपुट 2 है कि समान कितना है, इनपुट देना है। तो अब आपको बस ये पता करना है कि भाई कि 1 से स्टार्ट हो रहा है कि 2 से। तो आपने बिल्कुल सही बोला, मॉड्यूलस से पता कर लो, ईज़ी हो गया ना अभी तो। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा-सा ईज़ी लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे दूसरा एग्ज़ाम्पल दोनों देख लो भाई। दूसरा एग्ज़ाम्पल में भाई 2 से शुरू होने वाली आईडी का 60 आइटम खरीदा है इसने। तो ज़ाहिर-सी बात है कि भाई आईडी 2 से शुरू हो रही है, मतलब ₹100 60 आइटम खरीदा तो 6000। 6000 6000 में भाई 10% डिस्काउंट भी तो देगा, 5000 से ऊपर में 10% डिस्काउंट है। 6000 का 10% ₹600, ₹600 का 600 डिस्काउंट मतलब 600 माइनस होगा, तो 5400। बोलने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन इसको आपको बनाना है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। एक देखो एरे का क्वेश्चन है। सर एक एरे का क्वेश्चन है। एमा हेरपर टीचर यूजेस एन एरे टू ट्रैक स्टूडेंट अटेंडेंस इन अ क्लास। एमा हेरपर हैं जो कि ट्रैक करती हैं स्टूडेंट अटेंडेंस एक एरे में। ठीक है, अच्छी बात। इसमें से 1 रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट एंड 0 रिप्रेजेंट करता है एब्सेंट। The variable k represent the minimum percentage of classes that the student must attend to be eligible for an upcoming examination। कोई आगे एग्जामिनेशन आने वाला है तो एक k वेरिएबल है जो मिनिमम परसेंटेज बताता है एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो मान लो एग्जाम में बोलते हैं ना कि 60% रहेगा तभी बैठने देंगे, तो ये k वही है। ये k बताएगा कि मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए। अब इनपुट, ठीक है, तो आपको कैसा प्रोग्राम बनाना है? राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ द स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द अटेंडेंस रिकॉर्ड। तो सिंपल इनपुट देख लो, ये आपको मैं समझा दूंगा। इनपुट देख लो, एक एरे आपका रहेगा जिसमें एक अटेंडेंस रिकॉर्ड है, जैसे 1010 मतलब प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट ऐसा। और के की वैल्यू 70। 70 का मतलब है कि मिनिमम आपको 70% तो चाहिए इस बंदे को एग्जाम में बैठने के लिए, लेकिन इसका अटेंडेंस रिकॉर्ड ये है। अब सबसे पहले आपको ये निकालना है कि भाई इसका परसेंटेज कितना आ रहा है। फिर आप ये चेक करोगे कि क्या ये परसेंटेज 70 से कम है। अगर 70 से कम है तो हम लिखेंगे नो, तुम एलिजिबल नहीं हो, एंड फॉलोड बाय जितना परसेंटेज आएगा। फॉर एग्जांपल 57% आ रहा है। देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है। ए स्ट्रिंग अटेंडेंस कंसिस्टिंग ऑफ वंस एंड जीरोस रिप्रेजेंटिंग द अटेंडेंस रिकॉर्ड। एक देखो कभी-कभी ना एक सीरीज़ ऑफ वैल्यू को भी स्ट्रिंग बोल दिया जाता है। सीरीज़ ऑफ वैल्यू को भी स्ट्रिंग बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक इंग्लिश स्टेटमेंट इसको बोल सकते हो। एक एक इंग्लिश वर्ड आप यहाँ पे इसको ट्रीट करो। जावा का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की बात नहीं, क्योंकि साफ तौर पे भाई यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं एरे लिया गया है। ठीक है? तो एक स्ट्रिंग सेट ऑफ वैल्यूज़ को भी बोला जाता है। तो एक स्ट्रिंग अटेंडेंस है भाई, एक एक सेट ऑफ वैल्यूज़ हमें दी गई है। ठीक है? 1 और 0 की, जो कि अटेंडेंस रिकॉर्ड बताता है। एन इंटीजर k रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्लासेस दैट स्टूडेंट मस्ट अटेंड। ठीक है, ये हो गया। अब आउटपुट क्या है? आउटपुट आपको पहले करना है यस फॉलोड बाय द एक्चुअल अटेंडेंस परसेंटेज इफ द स्टूडेंट इज एलिजिबल। मतलब आपको या तो यस लिख के उसका परसेंटेज लिखना है, या तो नो लिख के उसका परसेंटेज लिखना है। यस तब लिखना है जब वो भाई उसका परसेंटेज मिनिमम से ज़्यादा हो, और नो तब लिखना है जब मिनिमम से कम हो। तो इस हिसाब से अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूँ, ठीक है? तो ये आ रहा है भाई 57%। तो वो निकाल लेना भाई, परसेंटेज कैसे निकलता है? हाँ, मतलब परसेंटेज कैसे निकलता है? कोई भी, जैसे आप मान लीजिए कोडहंड में हो आप। जैसे स्कोर हमने निकाला सर, मतलब मुझे डिवाइड मार्क्स बाय कितने 100 मिले करने हैं, के बाद आ जाएगा। डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। करेक्ट, बस वही अप्रोच। तो बेसिकली हमको वही अप्रोच लगाने का, एक इटरेट करने का अरे में से एक काउंट वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज करेंगे 0,
बाद में जितने टाइम 1 आएगा उस काउंट का इंक्रीज करेंगे वैल्यू और डिवाइड करेंगे अरे साइज से हाँ, वो और प्रेजेंट डेज मल्टीप्लाइड हो करेंगे जाएगा। 100 से। हाँ, वो परसेंटेज हो जाएगा। बाद में इफ 100 से कंडीशन में चेक मल्टीप्लाई। करेंगे इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन ये, तो येस के साथ वो परसेंटेज ये करेंगे, एल्स नो के साथ वो परसेंटेज डिस्प्ले करेंगे। ये बस काम करते समय एक ध्यान देना, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम मतलब हमारा ऐसा हो जाता है कि जैसे हम करते हैं कि भाई टोटल नंबर डिवाइड बाई मतलब प्रेजेंट डेज डिवाइड बाई टोटल नंबर इंटू 100। तो कई बार प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पहले डिवाइड होके फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रेसिडेंस। हाँ, तो उस चीज़ का ध्यान देना। ब्रैकेट दे देंगे सर। हाँ, वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना, बाकी मैं उसमें ज़्यादा नहीं आपको बोला, मैं चाहूँगा कि आप खुद उस चीज़ को एनालाइज़ करें कि अगर ऐसे गलती होती है तो आप सुधारें उसको, बेसिक सी चीज़ है। तो ये हमारा इस तरह का देखो सवाल इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है? तो ये वो वाले सवाल जो है ना कि एक एरे को भाई असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, डिसेंडिंग में कर दो, एरे के एलिमेंट्स को फाइंड करो, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करो, ये सब क्वेश्चन की भरमार है इंटरनेट पे। डालोगे ना 50 टॉप 50 एरे प्रॉब्लम, कोडिंग प्रॉब्लम, तो भरमार आ जाएगी। तो उस तरह के क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएँगे। मैं एक आपको एक लिस्ट भेज दूँगा, ठीक है? एंड अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही इस तरह की तो भाई मायूस मत हो बिल्कुल। इसलिए क्यों मत हो मैं बता रहा हूँ क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग एक दिन का खेल नहीं होता। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, जो बचपन से ही जिसका लॉजिक अच्छा होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा-मोड़ा दिमाग लगा कैसे भी कर लेता है। लेकिन कुछ लोग के साथ लॉजिक बिल्डिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको उनको क्वेश्चन बनता ही नहीं है। एरे के क्वेश्चन बनने का ये मतलब कतई नहीं है कि आपकी जावा अच्छी नहीं हो सकती। ये एक पज़ल है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई क्लिक कर गया तो 5 ही मिनट में सॉल्व हो गया, नहीं क्लिक किया तो भाई दिन भर भी चला गया। होता है ना अगर क्वेश्चन वगैरह लगाए होंगे तो समझते होंगे इस बात को। हाँ सर। सिर्फ क्लिक करने पे है। मेन लॉजिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो लिखना बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये क्लिक कब करता है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे भाई क्लिक उतना जल्दी करेगा। ये प्रैक्टिस का गेम है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि अब हम बैठ के एरे में प्रैक्टिस करते रहें जब तक हमारा एरे की भाई एरे के प्रॉब्लम हम सारे सॉल्व ना कर लें तब तक आगे ना बढ़ें, तो ऐसे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसीलिए एरे की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते रहिए, उसमें आप जो अगर कुछ कहीं प्रॉब्लम फँसता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कीजिए। लेकिन ये एक एक मतलब सिलसिला होता है 4 महीने, 6 महीने का, आप इस पे अपना टाइम देते रहें। मैं आपको सेट ऑफ क्वेश्चन ईज़ी लेवल का, मीडियम लेवल का, डिफ़िकल्ट लेवल का दे दूँगा। लेवल पे आप कीजिए और इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। क्योंकि एमएनसी में ये ऐसे ही पूछेगा 2 क्वेश्चन, 40 मिनट या 50 मिनट का टाइम आजकल दे रहे हैं, 40 मिनट बेसिकली देते हैं। 20-20 मिनट टाइम रहता है, ऐसा एक क्वेश्चन दे देंगे भाई, टाइम रहेगा 20 मिनट और दूसरे क्वेश्चन 20 मिनट। एक ईज़ी रहता है, एक डिफ़िकल्ट रहता है और एमएनसी का ये पैटर्न चल रहा है कि एक कर दो तो भाई सिलेक्शन हो जाता है, कोडिंग राउंड क्लियर हो जाता है। कैपजेमिनी हो गया, टीसीएस हो गया, एनक्यूटी हो गया या जो टीसीएस अदर एग्ज़ाम लेती है, निंजा वगैरह, उन सब में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको नहीं बताएगा कि करना क्या है, आपको समझना पड़ेगा पैराग्राफ पढ़ के कि क्या करना है। स्टेटमेंट्स को, केसेस को आपको पास टेस्ट केसेस जो होंगे, वो आपको पास करना रहेगा। टेस्ट केसेस मतलब इनपुट ऐसा देने पे आउटपुट ये अगर आपका भी आ रहा है, तो इसका मतलब टेस्ट केस 1 पास हो गया, तो सारे टेस्ट केस पास होने चाहिए। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला अ हाँ, इनपुट ये यहाँ एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि नहीं, नहीं ये नहीं है। तो यहाँ पे देयर आर 8 प्रिज़न सेल्स इन अ रो 8 भाई प्रिज़न सेल्स हैं, है ना? जेल जेल के जो सेल्स होते हैं, कमरे इन अ रो है ध्यान रखना एंड ईच सेल इज़ आइदर ऑक्यूपाइड और वैकेंट 8 सेल हैं, कोई खाली है, कोई वैकेंट बात है। ईच डे वेदर द सेल इज़ ऑक्यूपाइड और वैकेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। अब भाई कैदी लोग भाई तोड़ा-फोड़ी मचाते हैं, तो हर दिन कैदियों की जगह बदली जाती है ताकि प्लानिंग नहीं कर पाएँ। तो वो किस बेस पे भाई कैदियों को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाया जाएगा, इसका एक रूल है, जो कि सिर्फ़ जनरल को पता है, ठीक है? वो क्या है भाई? इफ अ सेल हैज़ 2 एडजेसेंट नेबर्स अगर एक सेल के 2 पड़ोसी हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि आप एक सेल के 2 पड़ोसी हैं मतलब जो एकदम
लास्ट वाले 2 होंगे, उनके तो 2 पड़ोसी नहीं है ना, एक ही पड़ोसी होगा ना, हाँ सर। है ना? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि भाई इन अ रो है, सर्कुलर नहीं है ना, रो में है। तो ध्यान देना, इफ अ सेल हैज़ 2 एडजेसेंट नेबर्स, अगर 2 नेबर हैं दैट आर बोथ ऑक्यूपाइड और बोथ वैकेंट, अगर एक सेल के 2 पड़ोसी हैं और वो दोनों या तो भरे हैं या तो खाली हैं, ठीक है? देन द सेल बिकम्स ऑक्यूपाइड, तब वो सेल भर दिया जाएगा। अगर दोनों खाली या दोनों नहीं भरे के अलावा कोई कंडीशन होगी, मतलब एक खाली एक भरा है, ऐसा है तो इट बिकम्स, नोट दैट बिकॉज़ द प्रिज़न इज़ अ रो, द फर्स्ट एंड लास्ट सेल्स इन द रो कांट हैव 2 एडजेसेंट, जो हमने पहले बता दिया। यहाँ पे क्या बोला गया, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे सेल्स, ठीक है? अब ये जो भी सेल्स है वो एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? वेयर द ith सेल इज़ ऑक्यूपाइड एंड सेल ऑफ I इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? इफ द ith सेल इज़ वैकेंट एंड यू आर गिवन एन इंटीजर n, ठीक है? अब मैं इसको ईज़ी कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, आपको एक सेल दे दिया जाएगा ऐसे। अब डे 1 में भाई मतलब सेल ये है आपकी, मतलब डे 1 नहीं इसको बोलेंगे, आप बोल सकते हो कि भाई एक एक इनिशियल स्टेज ये है और n की वैल्यू आपको दी गई 7। जो रूल अभी आपने पढ़ा कि हर दिन भाई आपका जो सेल है वो अपडेट होगा, तो 7 दिन बाद सेल की क्या हालत रहेगी वो आपको आउटपुट देंगे। एग्ज़ाम्पल देख लो, आपको सेल ये है, डे 1 में सेल की हालत क्या होगी? अब देखो, इसके तो कोई एडजेसेंट नेबर है नहीं, तो ये एज़ इट इज़ रहेगा, ठीक है? मतलब क्या बोला गया है कि अगर किसी के, देखो यहाँ पे ज़रा देख लो, इफ a cell has 2 adjacent neighbor that are both occupied या both vacant, then the cell becomes occupied, otherwise vacant, तो अदरवाइज वैकेंट हो जाएगा। तो अगर 2 एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है तो इसको खाली रखना है या भरना है? खाली वैकेंट रखने करना का। है सर, खाली रखना है। हाँ, इसको वैकेंट कर देना। बस इतना ध्यान रखना कि 2 एडजेसेंट नेबर नहीं है तो हम खाली मार देंगे। तो डे 1 में ये खाली होगा और आखिरी वाला भी जो भरा था वो भी खाली हो जाएगा। ये तो पक्की बात हो गई, समझ गए ये तो? अब बीच का खेल है। बीच में बस देखना कि इनके 2 एडजेसेंट नेबर, भाई अगर भाई एक खाली एक भरा है तो उसको वैकेंट करेंगे, अदरवाइज़ फिल रखेंगे। तो यहाँ 1 है, दोनों पड़ोसी भाई दोनों वैकेंट है तो ये एज़ इट इज़ रहेगा। इसके दोनों फिल हैं तो ये सॉरी ये इसके दोनों खाली हैं तो ये फिल रहेगा और इसके दोनों भरे हैं तो भी ये फिल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि सेल कब ऑक्यूपाइड होगा, जब 2 नेबर हों और दोनों या तो ऑक्यूपाइड हों या तो वैकेंट हो। इस हिसाब से इस 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 0 की वैल्यू 1 होगी। समझ रहे हो? सर both हाँ sides सर। are occupied also. क्या बोल रहे हो? सर, दो एडजेसेंट साइड में ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, इसलिए हम हाँ, उसको इसीलिए ये इसको भी ऑक्यूपाइड कर देंगे। लेकिन ये वाले को देखो, इसके 2 एडजेसेंट जो हैं, वो ना दोनों ऑक्यूपाइड ना दोनों खाली, एक भरा एक खाली, तो इसको खाली कर दिया जाएगा। फिर इस तरह इसका भी वही है, एक इसको भी खाली कर दिया जाएगा। फिर इसका, ये तो पहले ही से खाली है और रूल के अकॉर्डिंग इसको नहीं भरा जाएगा क्योंकि एक भरा एक खाली है तो इसको खाली रखेंगे। फिर ये वाला एक खाली एक भरा है तो इसको खाली कर देंगे। इसके 2 है ही नहीं तो इसको भी खाली कर देंगे। तो डे 1 पे ये सूरत हो गई। अब यही रूल लगाओगे डे 2 पे ऐसा, 3, 4, 5 एंड डे 7 पे ऐसा, तो यही आपका आउटपुट होगा। समझ गए? ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको दिए सब इंटरव्यू में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? लगाओ दिमाग, ठीक है? इस क्वेश्चन पे हालाँकि मेरा अलग से अलग से मैंने रिकॉर्ड करके रखा है ये सब क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर आपको सॉल्व नहीं हुआ, तो हम आपको समझा देंगे या एक बार हमारी रिकॉर्डिंग भी देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के कहने का मतलब है कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं। स्ट्रिंग के क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक? कोई मतलब नहीं। स्ट्रिंग अभी करेंगे तो स्ट्रिंग के और भी क्वेश्चन हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चन्स पे आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है? किस तरह से किया जा सकता है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको पूरा प्रॉपर मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। तो उस लिस्ट को आप अपना फ़ॉलो करते रहिए और हम लोग अपने जावा की जो कंसेप्ट वाली जर्नी है, उसको हम अब आगे बढ़ाएँगे। नेक्स्ट सेशन से हम स्ट्रिंग, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल।